नया IBN 7 हौसला है। स्वागत है आपका। शुरू करते हैं हमारा खास बुलेटिन सारा देश 100 खबरें। एनडीए सरकार में पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के पुराने नेता अरुण शौरी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला किया। शौरी ने सरकार के अल्पसंख्यकों की रक्षा करने के में नाकाम होने और अर्थव्यवस्था न संभाल पाने की आलोचना की। शौरी ने यह भी कहा कि बीजेपी को मोदी, अमित शाह और अरुण जेटली की तिकड़ी चला रही है। हम आपको यह भी बता दें कि वाजपेयी सरकार में शौरी बीजेपी के कद्दावर नेताओं में शामिल थे, लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार में उन्हें जगह नहीं मिली। वहीं अरुण शौरी का बयान आने के बाद से ही बीजेपी ने पलटवार करना शुरू कर दिया है। बीजेपी नेता संबित पात्रा ने के मुताबिक अरुण शौरी की छटपटाहट है और कुछ नहीं। वहीं बीजेपी नेता निर्मला सीतारमण के मुताबिक अरुण शौरी को सही जानकारी नहीं है। इन वरिष्ठ नेता का बयान दुख पहुंचाने वाला है। अरुण शौरी पार्टी के बारे में गलत बातें फैला रहे हैं। मोगा में चलती बस से धकेले जाने के बाद जान गंवाने वाली दलित लड़की के पिता ने पंजाब के उप मुख्यमंत्री सुखबीर बादल के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग की है। उन्होंने पंजाब सरकार का मुआवजा लेने और नौकरी की पेशकश को भी ठुकरा दिया है। कांग्रेस ने मांग की है कि पंजाब में बादल परिवार द्वारा संचालित ऑर्बिट बस सर्विस बंद हो। छेड़छाड़ के बाद बस से फेंकी गई लड़की के शव का परिजनों ने अंतिम संस्कार करने से मना कर दिया है। मृतक के पिता का कहना है कि उन्हें इंसाफ चाहिए। 3 दिन पहले पंजाब के मोगा में चलती बस में मां बेटी के साथ पहले छेड़छाड़ हुई और फिर विरोध करने पर उन्हें चलती बस से नीचे फेंक दिया गया था। इससे पहले पंजाब सरकार के प्रतिनिधियों और लड़की के परिवार वालों के बीच बातचीत नाकाम हो गई। आपको बता दें कि जिस बस में हादसा हुआ वो पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल के परिवार की है। पंजाब के मोगा में युवती के साथ खौफनाक गैंगरेप के मामले में पुलिस के दावे ने नया मोड़ ले लिया है। पुलिस के मुताबिक गैंगरेप का दावा करने वाली महिला ने झूठ बोला है और वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ अपने दोस्त के घर गई थी। पुलिस का यह भी दावा है कि उसके साथ गैंगरेप की कोई वारदात नहीं हुई है। बता दें कि मोगा की रहने वाली एक लड़की ने आरोप लगाया था कि उसके साथ 10 लोगों ने गैंगरेप किया था। लड़की के मुताबिक गैंगरेप करने वालों में उसका वीडियो भी शूट हुआ। जम्मू कश्मीर के त्राल में कुछ लोगों ने पाकिस्तानी झंडे लहराए। ये पूरा वाकया अलगाववादी नेता सैयद अली शाह गिलानी की रैली के दौरान था। इस दौरान गिलानी ने विवादास्पद बयान भी दिया। सैयद अली शाह गिलानी ने कहा है कि अमरनाथ की यात्रा घटाकर 15 या 30 दिन तक कर दी जाए। साथ ही गिलानी ने यह भी कहा कि कश्मीरी पंडितों को अलग कॉलोनी में बसाना ठीक नहीं। वहीं जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री निर्मल सिंह ने कहा है कि पिछली बार जब पाकिस्तान के समर्थन में अलगाववादियों ने झंडे लहराए थे तो कानून ने अपना काम किया था। अब इस बार भी कानून अपना काम करेगा। सैयद अली शाह गिलानी के अमरनाथ यात्रा की मियाद घटाने और उनकी रैली में पाकिस्तानी झंडे लहराने के मामले में कांग्रेस ने एक बार फिर हमला बोला है। कांग्रेस के मुताबिक गिलानी की सही जगह जेल है। कांग्रेस ने इस मामले में कड़ा रुख अपनाते हुए गृह मंत्री और प्रधानमंत्री से गिलानी को गिरफ्तार करने की मांग की है। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अमरनाथ यात्रा की मियाद घटाने की गिलानी की मांग पर कड़ा ऐतराज जताया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने पाकिस्तान का झंडा लहराने के मामले में बीजेपी को आड़े हाथों लिया। अब्दुल्ला ने बीजेपी पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि वो इस मामले पर चुप्पी क्यों साधे हुए हैं। घाटी में पंडितों की घर वापसी पर पाकिस्तान के बयान पर भारत ने उसे अपने आंतरिक मामलों में दखल न देने की नसीहत दी है। पाकिस्तान ने कहा है कि विस्थापित कश्मीरी पंडितों के लिए घाटी में कोई भी समर्पित बस्ती बनाने से राज्य की जनसांख्यिकी बदल जाएगी और ये संयुक्त राष्ट्र के प्रावधानों के खिलाफ होगा। वहीं वित्त मंत्री अरुण जेटली ने भी पाकिस्तान की इस टिप्पणी का विरोध किया है। अरुण जेटली ने विरोध करते हुए कहा कि मुसलमानों और सिखों के साथ कश्मीरी पंडित जम्मू कश्मीर का हिस्सा है। बेटा पैदा करने वाली दवा को लेकर विवाद के बाद योग गुरु बाबा रामदेव ने सफाई दी है और कहा है कि उनके बहाने पीएम पर निशाना साधने की कोशिश की जा रही है। रामदेव के मुताबिक पुत्रजीवक बीज दवा बेचने का उनके पास लाइसेंस है और वो उसे कानूनी तरीके से बेच रहे हैं। रामदेव के मुताबिक इस पर सवाल उठाने वालों को पता होना चाहिए कि इस दवा का रिश्ता बेटा या बेटी पैदा होने से नहीं है। वहीं एक चैनल से बात करते हुए बाबा रामदेव ने कहा है कि वो दवा का नाम बदलेंगे और आगे दवा के पैकेट पर स्पष्टीकरण भी जरूर छापेंगे। वहीं पुत्रजीवक बीज का मुद्दा उठाने वाले जेडीयू सांसद केसी त्यागी ने IBN 7 से बातचीत में एक बार फिर योग गुरु रामदेव को निशाने पर लिया। केसी त्यागी ने कहा कि वो रामदेव के किसी बयान पर टिप्पणी करना ठीक नहीं समझते।
किसी त्यागी ने योग गुरु रामदेव पर सवाल उठाते हुए कहा है कि उनकी दवा का नाम संतान जीवक बीज क्यों नहीं है। त्यागी के मुताबिक जब तक रामदेव का दवा का नाम नहीं बदलेंगे उनका ये विरोध जारी रहेगा। आज नेपाल में आए भूकंप को 1 हफ्ता होने चला है। 1 हफ्ते पहले 25 अप्रैल को सुबह 11:41 पर 7.8 तीव्रता का भयानक भूकंप आया था। इस प्राकृतिक आपदा में अब तक 6,000 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं और लगभग 14,000 लोग इसमें घायल हुए। कई हजार करोड़ का नुकसान भी इसमें हो चुका है और अभी भी राहत कार्य लगातार जारी है। शुक्रवार को भूकंप प्रभावित नेपाल में भारत की ओर से 336 बसें और ट्रक राहत सामग्री लेकर पहुंच गए। ये राहत सामग्री उत्तर प्रदेश, बिहार और उत्तराखंड की सरकारों की ओर से भूकंप प्रभावित इलाकों में भेजी गई है। गोरखपुर विश्वविद्यालय परिसर में बनाए गए भूकंप राहत कैंप में नेपाल की आपदा में फंसे लोगों का आना लगातार जारी है। अब तक राहत कैंप में करीब 11,000 भूकंप प्रभावितों को लाया जा चुका है। कैंप में भूकंप पीड़ितों के खाने और ठहरने की व्यवस्था की गई है। साथ ही कैंप में पीड़ितों को जरूरी मेडिकल ट्रीटमेंट भी दिया जा रहा है। इतना ही नहीं, इन लोगों को जिला प्रशासन द्वारा भी फ्री पास दिया गया है। नेपाल में भूकंप से मची तबाही के 1 हफ्ते बाद भी नेपाल से हैरत अंगेज तस्वीरें सामने आ रही है। गोरखा इलाके की इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि एक चौराहे पर बना ऐतिहासिक स्मारक कैसे भरभरा कर गिर गया। सीसीटीवी की इन तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि कैसे नेपाली राजा त्रिभुवन की मूर्ति किस तरह से 7.8 तीव्रता के भूकंप के सामने ढेर हो गई। नेपाल में पिछले शनिवार को आए भूकंप के बाद यहां के कई शहरों और गांवों की सूरत पूरी तरह से बदल गई है। हेरिटेज सिटी भक्तपुर का भी हाल बुरा है। मंदिरों के लिए जाना जाने वाला ये शहर देखते ही देखते मलबे के ढेर में तब्दील हो गया। काठमांडू यूनिवर्सिटी को भी भूकंप की वजह से काफी नुकसान हुआ है। हालांकि राहत की बात यह है कि यहां से अब तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं आई है। बता दें कि उस दिन यहां पर छुट्टी थी। नेपाल में आए भूकंप के बाद वहां चल रहे राहत और बचाव कार्य का जायजा लेने के लिए विदेश सचिव एस जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी काठमांडू पहुंचे। इस दौरान उन्होंने यहां पर कई अधिकारियों और नेताओं से मुलाकात की। टीम राहत और बचाव के काम पर पीएम मोदी को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। भारत की ओर से लगातार नेपाल की मदद की जा रही है। इस बीच इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने इस ऑपरेशन को लेकर पीएम मोदी की तारीफ की। हम आपको ये भी बता दें कि भूकंप की वजह से मृतकों की संख्या 6,500 के पार हो गई है और नेपाली प्रधानमंत्री ने यह आंकड़ा 10,000 के पार तो सेना ने 15,000 तक पहुंचने की आशंका जाहिर की। राहुल गांधी को कांग्रेस अध्यक्ष बनाने की अटकलों के बीच पार्टी ने 6 मई को पार्टी के संसदीय दल की बैठक बुलाई है। सूत्रों का कहना है कि राहुल की प्रमोशन को लेकर अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाए जाने को लेकर पार्टी में ही विवाद है। जहां संदीप दीक्षित और अमरिंदर सिंह जैसे नेता राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाए जाने के विरोध में हैं, तो वहीं दिग्विजय सिंह ने राहुल को पार्टी की कमान सौंपने का समर्थन किया। दिल्ली सरकार में कानून मंत्री जितेंद्र सिंह तोमर के खिलाफ बीजेपी ने एक बार फिर प्रदर्शन तेज करते हुए उनकी बर्खास्तगी की मांग की। इस प्रदर्शन के तहत बीजेपी ने शहीदी पार्क से दिल्ली पुलिस मुख्यालय तक मार्च किया। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष सतीश उपाध्याय के मुताबिक केजरीवाल सरकार बेईमान लोगों को बचाने में लगी हुई है। इस बीच शुक्रवार को कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जितेंद्र सिंह के मामले में विरोध प्रदर्शन किया। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनने के बाद अगले पड़ाव के लिए बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। अमित शाह और बीजेपी के संगठन महामंत्री रामलाल भी पीएम से मिले। मुलाकात के दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री को सदस्यता अभियान का पूरा ब्यौरा दिया। इसी के साथ पार्टी के जनसंपर्क अभियान की शुरुआत भी हो गई है। जनसंपर्क अभियान में सदस्य बने लोगों का वेरिफिकेशन होगा और सक्रिय सदस्य उन्हें बनाया जाएगा। किसानों की महापंचायत में शामिल होने बांदा पहुंचे गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने अन्नदाता की बर्बादी के लिए सूबे की अखिलेश सरकार पर जमकर निशाना साधा और कहा कि अगर सरकार चुनाव के वक्त कर्ज माफ कर सकती है तो अभी क्यों नहीं कर सकती। किसानों की महापंचायत के दौरान राजनाथ सिंह ने यह भी कहा है कि गेहूं जैसा भी हो राज्य सरकारों को किसानों से खरीद लेना चाहिए और जो नुकसान होगा उसकी भरपाई केंद्र सरकार कर देगी। दिल्ली सरकार ने किसानों को मुआवजे के लिए नई शर्त रखी है। शर्त यह है कि जिन किसानों की फसल 70% से ज्यादा बर्बाद हुई है सिर्फ उन्हें ही 20,000 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवजा मिलेगा।
इसके अलावा जिन किसानों की फसल 70% से कम बर्बाद हुई है, उन्हें 14,000 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवजा मिलेगा। दिल्ली सरकार 8 मई से किसानों को मुआवजे के तौर पर चेक देगी। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने हरियाणा के निलंबित आईएएस अफसर संजीव कुमार को हत्या की साजिश में गिरफ्तार किया। संजीव कुमार को गैंगस्टर शौकत पाशा और उसके 2 शूटरों के साथ गिरफ्तार किया गया। पुलिस के मुताबिक संजीव कुमार जिस दोस्त की हत्या करना चाहता था, उसके साथ जायदाद को लेकर विवाद था। हम आपको ये भी बता दें कि हरियाणा शिक्षक भर्ती घोटाले में जेल में बंद संजीव कुमार ने घायल होने के नाम पर जमानत ले ली थी। हत्या की साजिश में गिरफ्तार हरियाणा के निलंबित आईएएस अफसर संजीव कुमार ने इसे अपने खिलाफ षड्यंत्र बताया। संजीव कुमार के मुताबिक उन्होंने 15 साल सरकार की सेवा की है और उन्हें परेशान किया जा रहा है। अब इस मामले में संजीव कुमार ने खुदकुशी करने की धमकी दी है। 1985 में संजीव कुमार ने चौटाला सरकार के कार्यकाल में विसल ब्लोअर बनकर जेबीटी शिक्षक भर्ती घोटाला उजागर करने का दावा किया था, मगर सीबीआई जांच में वो खुद दोषी पाए गए। बेंगलुरु के एक नामी इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रिंसिपल के छात्रों की पिटाई का वीडियो सामने आने के बाद हड़कंप मच गया है। आरोप है कि एसईए कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के प्रिंसिपल पद्मराजू छोटी छोटी बात पर छात्रों की बेंत और लोहे की रॉड से पिटाई करते थे। एक छात्र ने प्रिंसिपल के कुछ छात्रों को पीटने का वीडियो बना लिया और फिर उसे मीडिया को दे दिया। नाम न बताने की शर्त पर छात्र ने कहा है कि हर कोई कॉलेज से निकल जाने के डर से चुप था। बहरहाल अब पुलिस के मुताबिक अभी तक इस मामले में किसी ने शिकायत नहीं की है। राजधानी में चर्च पर हुए हमलों के मामले में दिल्ली पुलिस ने केंद्र सरकार को अपनी जांच रिपोर्ट सौंपी है। सरकार को सौंपी रिपोर्ट में दिल्ली पुलिस ने दावा किया है कि राजधानी में एक भी चर्च पर हमला नहीं हुआ। पुलिस के मुताबिक या तो इन चर्च में शॉर्ट सर्किट हुआ था या फिर पत्थरबाजी हुई थी। पुलिस ने यह साफ कर दिया है कि पत्थरबाजी की घटना का किसी भी धार्मिक घटना से संबंध नहीं है। पुलिस का यह भी कहना है कि उसने सभी चर्च को सुरक्षा मुहैया कराई है। उत्तर प्रदेश के बलिया में लोगों ने पूर्व मंत्री की जमकर पिटाई की। दरअसल मायावती सरकार में मंत्री रहे घूरा राम की गाड़ी की ट्रक से हल्की टक्कर हुई, जिसके बाद उनके गनर ने ट्रक ड्राइवर को थप्पड़ मारा। और जब आसपास के लोगों ने देखा कि ट्रक ड्राइवर की गलती नहीं भी थी, बावजूद इसके उसे मारा गया, इसके बाद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने पूर्व मंत्री को दौड़ा कर पीटना शुरू कर दिया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर किसी तरह घूरा राम को लोगों के चंगुल से बचाया। पीलीभीत में बीजेपी के नगर अध्यक्ष अमित कुशवाहा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। कुशवाहा पर आरोप है कि उन्होंने फेसबुक पर यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पर अभद्र टिप्पणी की। इस सिलसिले में समाजवादी पार्टी के एक नेता ने पुलिस में मामला दर्ज करा दिया है, जबकि आरोप बीजेपी नेता का कहना है कि मैंने कोई कमेंट नहीं किया है, मुझे समाजवादी पार्टी के नेता के द्वारा साजिशन फंसाया जा रहा है। गोरखपुर में पगार नहीं मिलने से परेशान एक मजदूर ने मकान की छत से कूदकर अपनी जान दे दी। कूदने से पहले उसने अपनी परेशानियां भी बताई। बताया जा रहा है कि मौके पर मौजूद लोगों ने उसे नीचे उतारने के लिए भी कहा, लेकिन मजदूर छत से कूद गया। मरने वाले मजदूर को एक टेंट हाउस में काम करने वाला बताया जा रहा है, लेकिन काफी समय से उसे पगार नहीं मिल रही थी। कानपुर में वसूली देने से मना करने पर होमगार्ड ने एक बाइक सवार पर हमला किया। बाइक सवार को पिटता देख वहां मौजूद भीड़ ने आपा खो दिया और होमगार्ड को दौड़ा कर पीटा। जान बचाने के लिए होमगार्ड पास में ही मौजूद एटीएम में घुस गया, लेकिन कांच लगने की वजह से वो घायल भी हो गया। मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारियों ने लोगों को समझाया बुझाया और शांत कराया और फिर होमगार्ड को थाने ले गए। यूपी के प्रतापगढ़ में इंटरमीडिएट की एक छात्रा के साथ रेप के बाद चाकू गोदकर हत्या कर दी गई। घटना आसुपुर देवसरा थाने की है। रात में शौच के लिए निकली युवती का शव सुबह मिलने से पूरे गांव में सनसनी फैल गई। परिजनों का आरोप है कि विकास नाम का युवक लड़की से शादी करना चाहता था, लेकिन लड़की इसके लिए तैयार नहीं थी और इससे नाराज होकर विकास लड़की से छेड़छाड़ करता था। परिजनों ने कई बार पुलिस से शिकायत भी की, पर पुलिस ने दोनों पक्षों को समझा बुझाकर वापस भेज देती थी। फिलहाल पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी। पेट्रोल डीजल के दाम में बड़ी बढ़ोतरी के खिलाफ देश भर के लोग गुस्से में हैं और बढ़ी हुई कीमतें वापस लेने की सरकार से मांग कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि पेट्रोल डीजल के दाम में एक बार में इतनी बढ़ोतरी की वजह से उनका महीने का बजट बिगड़ जाएगा। पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी के विरोध में एनएसयूआई ने भी प्रदर्शन किया है। तेल कंपनियों के इजाफे के बाद अब पेट्रोल की कीमत में प्रति लीटर 3 रुपये 96 पैसे और डीजल के दाम में 2 रुपये 37 पैसे प्रति लीटर इजाफा हो गया है।
वहीं एचईएफ के दाम में भी आधा फीसदी का इजाफा हुआ है। हालांकि गैर सब्सिडी वाले रसोई गैस सिलेंडर पर 5 रुपए की कटौती हुई है। अब मोबाइल फोन ग्राहकों को रोमिंग के दौरान कॉल के लिए ज्यादा पैसे नहीं देने पड़ेंगे। एयरटेल, वोडाफोन और आइडिया जैसी बड़ी टेलीकॉम कंपनियों ने 1 मई से रोमिंग दरों में 75% तक की कटौती कर दी है। रोमिंग के दौरान जहां कॉल की दरें 40% तक सस्ती होंगी, वहीं एसएमएस 75% सस्ता होगा। ट्राई ने रोमिंग के दौरान अधिकतम शुल्क निर्धारित कर दिया है। इसके तहत रोमिंग के दौरान एसटीडी कॉल के लिए ₹1.15 तय किए गए। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने असम के जोरहाट में 10 नए बड़े प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया। इन प्रोजेक्ट पर करीब 5,300 करोड़ रुपए खर्च किया जाएगा। शिलान्यास के दौरान असम के मुख्यमंत्री तरुण गोगोई भी साथ में थे। आगरा में डाक विभाग ने एक मोबाइल कंपनी के साथ करार किया है, जिसमें लोगों को महज 1,200 रुपए में स्मार्टफोन मिलेगा। इस मोबाइल में व्हाट्सएप और फेसबुक जैसी कई सोशल साइट्स का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। खास बात यह है कि इस फोन के साथ 1100 रुपए का टॉक टाइम भी दिया जा रहा है। फोन को लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों में काफी क्रेज है, तो वो स्मार्टफोन के लिए खासे उत्साहित नजर आ रहे हैं। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल केसरीनाथ त्रिपाठी ने कोलकाता में एक समारोह के दौरान मशहूर गीतकार गुलजार को सम्मानित किया। भारतीय भाषा परिषद की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में गुलजार को समग्र कर्तव्य पुरस्कार से नवाजा गया। उत्तर प्रदेश के मुगलसराय में रेलवे स्टेशन के पास पुराने लकड़ी के स्लीपर्स में अचानक आग लग जाने से चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। सूचना पर पहुंचे फायर सर्विस के कर्मचारियों ने 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आज से ओडिशा के सभी सरकारी अस्पतालों में मरीजों को मुफ्त दवा मिलेगी। सीएम नवीन पटनायक ने निरामय योजना की शुरुआत की है, जिसके तहत सरकारी अस्पतालों में 573 तरह की दवा सभी मरीजों को मुफ्त में मिलेगी। शिमला के एक गांव में आग लगने से अस्पताल में भगदड़ मची। इस हादसे में 2 बच्चों की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि फिलहाल पुलिस आग लगने की वजहों का पता लगाने की कोशिश कर रही है। शुक्रवार को वानखेड़े स्टेडियम में खेले गए आईपीएल के 32वें मैच में मुंबई इंडियंस ने राजस्थान रॉयल्स को 8 रनों से हरा दिया। मुंबई इंडियंस की ये तीसरी जीत है। मुंबई इंडियंस ने पहले बल्लेबाजी करते हुए राजस्थान रॉयल्स के सामने जीत के लिए 188 रनों का लक्ष्य रखा था, लेकिन राजस्थान की टीम 7 विकेट खोकर सिर्फ 179 रन ही बना सकी। इस मैच के हीरो रहे मुंबई इंडियंस के अंबाती रायडू ने 27 गेंदों में 4 चौकों और 3 छक्कों की मदद से नाबाद 53 रनों की पारी की। मुंबई इंडियंस की ओर से मैगले ने 3 सफलताएं हासिल की, वहीं मलिंगा, विनय कुमार और सुचित ने एक विकेट झटके। शुक्रवार को दिल्ली के फिरोजशाह कोटला में हुए आईपीएल के पहले मैच में दिल्ली डेयरडेविल्स की टीम ने किंग्स 11 पंजाब को 9 विकेट से हरा दिया। दिल्ली डेयरडेविल्स की इस टूर्नामेंट में ये चौथी जीत है। टूर्नामेंट में चौथी जीत के साथ ही दिल्ली के टॉप 4 में बने रहने की उम्मीद अब बढ़ गई है, जबकि पंजाब की टीम बदस्तूर 8वें नंबर पर टिकी हुई है। दिल्ली डेयरडेविल्स के गेंदबाज कुल्टर नाइल ने शानदार गेंदबाजी का प्रदर्शन करते हुए 4 ओवर में 20 रन देकर 4 विकेट लिए और मैन ऑफ द मैच के खिताब को भी अपने नाम किया। आईपीएल में आज 2 मैच खेले जाएंगे। आज पहला मुकाबला शाम 4 बजे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच बेंगलुरु में होगा। वहीं आज का दूसरा मैच रात 8 बजे से हैदराबाद के राजीव गांधी स्टेडियम में खेला जाएगा। यह मैच सनराइजर्स हैदराबाद और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच होगा। और अब खबर मनोरंजन जगत से जुड़े। तमिल फिल्मों के सुपरस्टार कमल हसन की बहुप्रतीक्षित फिल्म उत्तम विलन आज रिलीज हो रही है। फिल्म के प्रोड्यूसर और फाइनेंसर के बीच मतभेद सुलझ जाने के बाद अब इसकी रिलीज को हरी झंडी मिल गई है। उत्तम विलन की रिलीज कुछ आर्थिक समस्याओं के चलते ऐन मौके पर रुकने की खबर के बाद कमल हसन के प्रशंसकों में काफी नाराजगी देखने को मिल रही थी। करण जौहर की नई फिल्म ब्रदर्स स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर 14 अगस्त को सिनेमाघरों में प्रदर्शित की जाएगी। करण मल्होत्रा के निर्देशन में बनी इस फिल्म में अक्षय कुमार, सिद्धार्थ मल्होत्रा और जैकलीन फर्नांडिस मुख्य भूमिका में। बॉलीवुड एक्ट्रेस सनी लियोनी अपनी आने वाली फिल्म कुछ कुछ लोचा है की कामयाबी की दुआ मांगने के लिए मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर पहुंची। इस फिल्म में सनी लियोनी के साथ साथ राम कपूर भी मुख्य किरदार में नजर आएंगे।
फिल्म दिल धड़कने 2 में ऋतिक रोशन कैमियो करेंगे। ये फिल्म 5 जून को रिलीज होगी। ऋतिक पहले भी जोया अख्तर के साथ 2 बार काम कर चुके हैं। अमिताभ बच्चन अपने पिता हरिवंश राय बच्चन के लिए एक वेबसाइट बनाएंगे। इस वेबसाइट में उनके साहित्यिक व्यक्तित्व से जुड़े दिलचस्प बातों को शामिल किया जाएगा। इस बात की जानकारी खुद अमिताभ ने ट्वीट करके दी। आमिर की फिल्म दंगल में उनकी बीवी का किरदार मल्लिका शेरावत निभाएंगी। सुनने में आया है कि लंबे ऑडिशन के बाद मल्लिका को इस रोल के लिए चुना गया। लेकिन फिल्म के निर्देशक ने अभी ये कंफर्म नहीं किया है कि मल्लिका इस रोल को करेंगी या फिर नहीं। एक्ट्रेस रति अग्निहोत्री के पति की गिरफ्तारी पर फिलहाल कोर्ट ने रोक लगा दी है। अपने समय की चर्चित अभिनेत्री रति अग्निहोत्री ने हाल ही में अपने पति अनिल विरवानी के खिलाफ एक घरेलू हिंसा का केस दर्ज करवाया था। रानी मुखर्जी ने अपने फैंस को सचेत किया है कि वे ऐसे लोगों से सावधान रहें जो उनके नाम पर सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं। रानी ने बाकायदा अपना एक बयान जारी किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि वो सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं करती। सुष्मिता सेन का कहना है कि बंगाली फिल्म में काम करके उन्होंने अपने पिता का सपना साकार किया है। सुष्मिता की पहली बंगाली फिल्म निर्बाक है, जिसका हिंदी में मतलब निःशब्द होता है। टीवी एक्ट्रेस रूपा गांगुली के घर में 61 लाख की चोरी का मामला सामने आया। टीवी एक्ट्रेस रूपा गांगुली के घर सरिता नाम की एक महिला काम कर रही थी और रूपाली का कहना है कि उसी ने ये चोरी की है।